नमस्कार, खबर स्नैप में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 18 अक्टूबर 2025 और दिन है सैटरडे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं चर्चा आज के खबरों पर। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कानपुर में एक विवादित कार में यात्रा करते हुए पाए गए। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी दिल्ली से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे फतेहपुर के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि जिस कार में राहुल गांधी सवार थे वह वीरेंद्र पाल नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है, जो बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में आरोपी है। इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है। ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप ठाकुर ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कार किसकी है। उन्होंने बताया कि ये कार एक ट्रैवल एजेंसी से बुक कराई गई थी। वहीं महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी के लिए जिले से 5 गाड़ियां की गई थीं, जिनमें से एक नगर ग्रामीण इकाई ने उपलब्ध कराई थी। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिसमें कई अनुभवी और नए चेहरों को शामिल किया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके तहत सौराष्ट्र, उत्तर दक्षिण गुजरात ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई, कुंवरजी बावलिया और प्रफुल्ल पानसेरिया जैसे दिग्गज नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा बरकरार रखा गया है। वहीं अर्जुन मोढवाडिया को भी उनके अनुभव के आधार पर कैबिनेट में शामिल किया गया है। इस फेरबदल में सरकार और संगठन के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता बरतने वाले मंत्रियों को भी हटा दिया गया है। आगामी महानगर पालिका और नगर पालिका चुनावों के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। नमस्कार और स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। दुबे ने राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 1977 में एयर इंडिया के लिए विमान खरीद में कमीशन लेने का आरोप लगाया है। दुबे का कहना है कि राजीव गांधी बिना किसी अधिकार के बैठकों में शामिल होते थे और उन्होंने एयरबस की जगह बोइंग विमान खरीदने के लिए दबाव डाला ताकि उन्हें कमीशन मिल सके। दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय का विरोध भी कमीशन के लालच में अनदेखा कर दिया गया था। ये पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने राजीव गांधी पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी उन्होंने विकीलीक्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राजीव गांधी पर एक फाइटर जेट सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संविधान संशोधन पर खुली चुनौती दी है। बिहार में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जेल में बैठकर सरकार चलाना लोकतांत्रिक नहीं है और राहुल गांधी को इस मुद्दे पर पटना के चौराहे पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। शाह ने 130वें संविधान संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि नए नियमों के तहत जेल जाने वाले नेताओं को पद से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने बिहार सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में सड़कों का जाल बिछाया गया है और कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने बिहार को एआई और सॉफ्टवेयर का हब बनाने की बात भी कही। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें भुला दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालने के फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस पर घुसपैठियों की राजनीति करने का आरोप लगाया। नमस्कार और स्वागत है। कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार केपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक कार्यक्रम में भाग लेने के कारण निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रवीण कुमार आरएसएस की वर्दी पहनकर संगठन के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे। राज्य की कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इस निलंबन को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने इस कार्रवाई को कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रमाण बताया है और निलंबन को तत्काल रद्द करने की मांग की है। भाजपा का कहना है कि ये देशभक्ति की भावनाओं पर हमला है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। आगे इस मामले में और भी अपडेट आने की संभावना है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार और स्वागत है बुलेटिन में। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का समर्थन किया है।
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इकरा को अपनी छोटी बहन बताते हुए उनके खिलाफ हुई बयानबाजी को गलत बताया। चंद्रशेखर ने कहा कि किसी भी बहन या बेटी के सम्मान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमान करने पर चिंता जताई। आज़ाद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गरीब दलितों और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना कानून व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों की नीतियों पर भी टिप्पणी की और कहा कि समाज अपने भविष्य के लिए सही विकल्प देख रहा है। आजम खान को उन्होंने स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बयान के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने सुरक्षा में कटौती पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार करते हुए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। आजम खान ने कहा कि उन्हें अपने कद का लिहाज रखने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि वे 9 बार मंत्री, 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें मुर्गियां चुराने या शराब की दुकान से 13,000 रुपये लूटने वाले लोगों की तरह समझा जा रहा है। उन्होंने अपने और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज मामलों पर निराशा व्यक्त की और कहा कि अगर उन्हें फंसाना ही था तो उनके दर्जे के हिसाब से कुछ आरोप लगाए जा सकते थे। आजम खान ने अखिलेश यादव के साथ अपने रिश्तों पर भी बात की और कहा कि रिश्तों में उम्मीदें होती हैं और संवादहीनता से गलतफहमी हो सकती है। उन्होंने बिहार चुनाव में शांति और प्रेम बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली के किसान आंदोलन से चर्चा में आई कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित की सगाई में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला ने समारोह स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया। पूनम पंडित मेरठ के समाजवादी पार्टी नेता दीपक गिरी के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रही थीं। खबरों के अनुसार मेरठ के एक फार्म हाउस में आयोजित सगाई समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने दावा किया कि दीपक गिरी उसके बॉयफ्रेंड हैं और उनके बीच 3 साल से प्रेम संबंध है। महिला के हंगामे के बाद वहां तनाव की स्थिति बन गई। पूनम पंडित 2022 में स्याना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं दीपक गिरी सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष हैं। इस पूरे मामले पर दीपक गिरी ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए इसे उनके खिलाफ साजिश बताया है। उन्होंने महिला के साथ किसी भी अवैध संबंध से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि महिला शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। नमस्कार और स्वागत है खबरों में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आज बड़ी राहत मिली है। वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत ने अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर दिए गए एक बयान को लेकर उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद याचिका को रद्द करने का फैसला सुनाया। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले साल सितंबर में अमेरिका में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल ठीक नहीं है। इस बयान को लेकर तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने अदालत में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। पहले भी अदालत ने इस बात को खारिज कर दिया था जिसके बाद सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की गई थी। सत्र न्यायालय ने फिर से सुनवाई का आदेश दिया था। वहीं दूसरी ओर सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि केस में गवाह के बीमार होने के कारण सुनवाई 6 नवंबर तक के लिए टल गई है। ये मामला 2018 में अमित शाह पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। लोक गायिका और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर की संपत्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे के अनुसार मैथिली ठाकुर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं। उनके पास 1,80,000 रुपये नकद हैं, साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक के वाहन और जेवर जेवरात भी हैं। हलफनामे में ये भी जानकारी दी गई है कि उन्होंने वर्ष 2022 में 47 लाख रुपए की भूमि खरीदी थी। कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर ने अपनी अचल संपत्ति 1.5 करोड़ रुपए घोषित की है। मधुबनी जिले की रहने वाली मैथिली ठाकुर दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। अलीनगर विधानसभा सीट से उन्होंने आदर्श नगर बनाने का संकल्प लिया है। गौरतलब है कि मैथिली ठाकुर बिहार में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं।